हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली DSSB, KVS, NVS, RPSC, UPPSC जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मेनली PGT बायोलॉजी के लिए जो टॉपिक्स हैं उनको हम डे बाय डे इसमें कवर करेंगे ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो बेवरेजेस से है। बेवरेजेस में आपके टॉपिक में 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक तो टी का, एक कॉफ़ी का। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम टी पोर्शन को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कॉफ़ी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेवरेजेस का टॉपिक, जिसमें बेसिकली हमारा फोकस होगा टी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और इसको शेयर करें ताकि सभी एस्पिरेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, जैसे कि हम टी की बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है टी यानी चाय। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टी और हिंदी में इसको कहते हैं चाय। जो बेवरेजेस हैं, बेवरेजेस जो पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेजेस को हम कहते हैं पेय पदार्थ। पीने वाले जो पदार्थ हैं वो एल्केलॉइड युक्त होते हैं। एल्केलॉइड एक टॉपिक, एक सब्सटेंस होता है एल्केलॉइड, और इस एल्केलॉइड की वजह से ही ये जो बेवरेजेस हैं उनमें माइल्ड स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये उत्तेजना फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ये क्या होते हैं, तो ये एल्केलॉइड होता है इसमें। तो एल्केलॉइड के कारण ही ये उत्तेजक होता है और इसको पीने से, बेवरेजेस को पीने से हमारी बॉडी में उत्तेजना यानी कि स्टिमुलेशन हमें मिलती है, जिसको पीने से मनुष्य ताजगी यानी कि रिफ्रेशिंग व स्टिमुलेशन महसूस करता है। जितने भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक में आपके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम बात करें नॉन अल्कोहलिक का, फर्स्ट एग्जांपल है टी, अनदर है कॉफ़ी, और टी और कॉफ़ी के बाद में जूसेस आ सकते हैं, फ्रूट जूसेस, जो भी फ्रूट जूसेस होते हैं वो। एंड जितने भी आपके फ्रूट जूसेस के अलावा ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज आती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में। तो ये नॉन अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बिना बनाए जाते हैं। एक प्रोसेस आपने सुनी होगी, फर्मेंटेशन। तो इनको बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज़ नहीं होता। इनको बनाने में फर्मेंटेशन की प्रोसेस काम में नहीं आती। अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस काम में आती तो फर्मेंटेशन का एक जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल। उसमें अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल नहीं बनने के कारण से ही जो ये सारे के सारे बेवरेजेस हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे टी की। तो टी की हम बात करें तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम, व्हाट डू यू मीन बाय वर्नाकुलर? वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है इसका देशी नाम क्या है। हम इसको लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, तो इसका लोकल नेम देखें तो इसका लोकल नेम होता है टी, यानी हम इसको चाय के नाम से जानते हैं। अनदर हम इसका बॉटनिकल नेम की बात करेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो बॉटनिकल नेम देखिए, इसको हम बॉटनिकल नेम में कहते हैं कैमेलिया सिनेंसिस। तो इसका जो जीनस है वो होगा कैमेलिया और इसकी जो स्पीशीज है वो होगी सिनेंसिस, कैमेलिया सिनेंसिस। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्नाकुलर नेम जो है टी का वो है टी और बोटेनिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी फैमिली, जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं कि फैमिली क्या होती है टी की, तो फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है थिएसी। थिएसी। तो यहाँ हम बात करेंगे कि इसकी फैमिली कौन सी है, थिएसी है। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देखी कि टी का वर्नाकुलर नेम क्या है टी, बोटेनिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस और इसकी फैमिली कौन सी है, थिएसी। जो ये चाय है ये थिएसी कुल के कैमेलिया सिनेंसिस के प्लांट्स की सूखी लीव से हमें मिलती है। मतलब कैमेलिया सिनेंसिस के जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को सुखाया जाता है और इन पत्तियों से हमें चाय की हमें प्राप्ति होती है। तो चाय की 2 किस्में जो है, वैरायटीज़ की जो हम बात करें, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी कितनी वैरायटीज़ हैं, तो इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है चीनी और एक होती है आसामी। तो हम इसकी पहली वैरायटी की बात करते हैं। तो पहली वैरायटी होगी इसकी चीनी चाय, जो चाइना की है। तो अगर हम चाइना की वैरायटी की बात करें तो इसका जो नेम है वो है कैमेलिया सिनेंसिस,
सी यहाँ पर कैमेलिया को डिनोट करेगा, सिनेंसिस, और इसकी वैरायटी जो है, वैरायटी इसकी होगी सिनेंसिस, यानी कि कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस। तो ये जो नाम है ये उस वैरायटी का है जो कि बेसिकली चाइनीज होती है, चाइनीज चाय है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय की कितनी प्रजातियां हैं, कितनी जातियों को हम काम में लेते हैं। तो हमारे पास में दो वैरायटीज हैं। पहली वैरायटी है चाइना की, जिसमें उसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस। अगर फिर हम नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो उसमें हमारे पास में है आसामी चाय। आसामी चाय जो हमारे बेसिकली भारत की प्रजाति है, आसामी चाय। अगर हम इसकी वैरायटी की बात करें कि इसकी वैरायटी कौन सी होती है, तो इसकी वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा कि कैमेलिया सेम सिनेंसिस, कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी आसामी का, वैरायटी आसामी का। आसामी का तो दो वैरायटीज आपके सामने है। पहली है कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस और दूसरी है कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी असामी का। तो ये दो वैरायटीज आपके चाय की वैरायटीज हैं जिनको कि हम उत्पादित करते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलें कि हम इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो जो ये चाय है तीन देशों के जो नेटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे डेवलप की जाती है। सबसे पहला जो है वो है इंडिया, इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद में चाइना और उसके बाद में बर्मा। तो ये तीन देश हैं यहाँ पर जो है चाय की खेती की जाती है, इंडिया में, चाइना में और बर्मा में। आसाम की पहाड़ियों में उपलब्ध थिया आसामी का नामक जंगली जाति से चाय की अन्य कृषि जातियां विकसित हुई हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो आसाम की जो पहाड़ियां हैं वहां पर एक मतलब जो हम ये कह सकते हैं जंगली जाति मिलती थी चाय की, थिया आसामी का। तो अगर हम उसका नाम देखें तो थिया आसामी का। इस थिया असामिका से ही बाकी की जो भी चाय की जातियां हैं उनका विकास हुआ है। जबकि चाय की जंगली जाति चीन में नहीं मिलती है, तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत को ही माना जाता है। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि चाय का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, तो चाय का डेवलपमेंट इंडिया से ही हुआ है। चाय कृषित करने के प्रमाण प्राचीन काल से उपलब्ध हैं। चाइना की बात की जाए तो 2700 बिफोर क्राइस्ट से ये वहाँ पर डेवलप की जा रही है। और 5th सेंचुरी में जो चाय जो थी उसको चीन में प्रचलन हुआ, मतलब उसको पीने के काम में लिया जाने लगा। यहाँ से ये रिवाज 8th सेंचुरी में जापान पहुँच गया। एशिया में चाय 17वीं शताब्दी में तुर्कों के द्वारा चीन से पहुंचाई गई। भारत में चाय का प्रसार ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ, जहां सर्वप्रथम 1657 में। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बेसिकली 1657 1657 के आसपास चाय की जो उबली हुई पत्तियां थी उनको ब्रेड के साथ खाया जाने लगा था। और अमेरिका में चाय का जो था वो सबसे अंत में प्रचलन हुआ। अगर हम आज के रेफरेंस में बात करें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चाय कहाँ कहाँ पे जो है डेवलप की जाती है, तो उसमें अगर हम देखें तो पहला हमारा बेसिकली जो है भारत तो नंबर 1 पे है ही, क्योंकि ये निर्यात करने में सबसे आगे है। उसके बाद में पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। उसके बाद में पेरू जो देश है वहाँ पर भी डेवलप की जाती है, पेरू। और बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में इंडोनेशिया, फिर बर्मा, उसके बाद में रूस, फिर श्रीलंका, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो चीन, जापान, ईरान, केन्या। ये जितने भी हमने नाम देखे हैं, जैसे कि हमने देखा भारत है, पूर्वी अफ्रीका है, पेरू है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, रूस, श्रीलंका, चीन, जापान, ईरान, केन्या, इन सभी स्थानों पर चाय की खेती की जाती है। भारत और श्रीलंका जो है चाय के निर्यात में सबसे प्रथम स्थान पर है। तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि निर्यात के आधार पर जो एक्सपोर्ट करने के बेस पे सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बेस पे सबसे पहले हमारा आता है भारत नंबर 1।
और अगर हम नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं, भारत भी नंबर 1 पे है और श्रीलंका भी नंबर 1 पे है। तो ये आप याद रखिएगा कि चाय को निर्यात करने में सबसे पहला स्थान किसका है, भारत और श्रीलंका का। भारत में आसाम और बंगाल में चाय की खेती में प्रथम स्थान पर है। अगर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करें कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, स्टेट हैं जो कि मतलब चाय के उत्पादन में प्रथम पे हैं, तो भारत में प्रथम कौन होंगे, भारत में प्रथम तो पहला तो हो गया आपके आसाम, या हम दोनों को साथ में लिखेंगे, आसाम भी प्रथम पे है और आसाम के साथ साथ में हमारा जो है बंगाल, आसाम व बंगाल, यहाँ पर चाय की खेती प्रथम स्थान पर होती है। भारत में चाय की खेती निम्न राज्यों में की जाती है। राज्य भारत के रेफरेंस में कौन कौन से हैं, तो आसाम और बंगाल का तो आपने नाम देख ही लिया। उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, उसके अलावा है केरल है, केरल, फिर है कर्नाटक, उसके बाद में है देहरादून, देहरादून, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो है कांगड़ा जो कि शिमला में है, कांगड़ा के अलावा कुमायूं, उसके बाद में अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की घाटी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी की घाटी, अन्नामलाई की घाटी, नीलगिरी की घाटी, पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ से भी जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आसाम की अगर हम बात करें बेसिकली आसाम की, तो आसाम में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वहाँ से हमें इसका प्रोडक्शन 50% मिलता है, यानी 50% टोटल उपज का जो खेती होती है वो 50% खेती हमें आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी से देखने को मिलती है। बेसिकली बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग और जो जलपाईगुड़ी है वहाँ से इसका प्रोडक्शन में जो कॉपरेशन है वो होता है 23% का। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई केरल के अंदर, अन्नामलाई से हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो मिलता है 20% का। और नेक्स्ट जो देहरादून है, और देहरादून के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों से भी 7% के आसपास इसकी जो प्रोडक्शन है वो होती है। पर्वतीय क्षेत्रों से कितनी होती है, 7% के आसपास। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन के बेस पे हमने देखा कि चाय जो है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डेवलप होती है, इंडिया में कहाँ कहाँ डेवलप होती है। अब हम इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि इसके बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या वानस्पतिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो जो चाय की कृषिज जाति होती है जिसकी हम डेवलपमेंट करते हैं वो कितनी ऊंची होती है, उसकी हाइट कितनी होती है, तो आप याद रखिए उसकी हाइट होती है 1 से लेके 1.5 मीटर, 1 से लेके 1.5 मीटर। ये ऊंची सदाबहार बहुवर्षीय काष्ठीय झाड़ी होती है, यानी कि ये पेरेनियल होती है। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब है 1 साल वालों को बोलते हैं 1 साल को बोलते हैं जो होता है एनुअल, 2 को बोलते हैं बाइन्यूअल, और कई सालों तक जो प्लांट बना रहता है उसको कहते हैं पेरेनियल। तो ये कई सालों तक पाई जाती है। काष्ठ यानी कि वुडी होती है और झाड़ी यानी कि श्रब होती है। तो पेरेनियल श्रब का एग्जाम्पल है ये, पेरेनियल श्रब। वास्तव में प्राकृतिक अवस्था में 10 से 15 मीटर ऊंची होती है, परंतु इसकी ऊंचाई कृषि के दौरान बढ़ने नहीं दी जाती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसकी जो लेंथ है टी लीव्स की, टी प्लांट की, 10 से लेके 15 मीटर ऊपर हो सकती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है एपिकल डोमिनेंस आपने देखा होगा, अगर यदि पौधा लंबाई में बढ़ता है तो फिर उसकी विड्थ नहीं बढ़ती है और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है, हमें इसके लीव्स का अमाउंट बढ़ाना है, तो हम इसकी हाइट को 10 से 15 मीटर ऊपर नहीं जाने देते, हम इसकी हाइट को 1 से 1.5 मीटर तक रखते हैं ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। इसकी जो लीव्स हैं वो सिंपल होती हैं, भालाकार भाले की आकृति की होती हैं। चर्मिल इनके ऊपर एक लेयर बनी होती है चमड़े की और एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अब एकांतरिक यानी कि ऑल्टरनेट क्रम क्या होता है, जैसे अगर एक लीव्स यहाँ पर है तो दूसरी यहाँ पर होगी, फिर तीसरी यहाँ पर होगी, फिर चौथी यहाँ पर होगी। तो ये जो ऑल्टरनेट है इसको हम कहते हैं एकांतरित क्रम। इस तरीके से इसकी लीव्स अरेंज होती हैं और जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनमें तेल से युक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि सेरेट होती हैं। यानी कि इसकी पत्तियां जो है इस तरीके से किनारों से
इस आकृति की होती हैं, इसको हम कहते हैं सैरेट यानी क्रकच्ची, क्रकंची होती हैं। और इन तेल ग्रंथियों के कारण जो तेल निकलता है उसी के कारण चाय में सुगंध आती है और सुस्वाद यानी फ्रेग्रेंस जो होता है चाय का वो इन्हीं ऑयल ग्लैंड्स के कारण होता है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो एक अथवा समूह में लगे होते हैं, मतलब सिंगल हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकते हैं। और इसका जो फल है, आपको बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय का फल कौन सा होता है। तो बेसिकली हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट जो होता है इसका वो फ्रूट होगा ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल, ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल, या हम इसको कहते हैं त्रिकोष्ठीय कैप्सूल, त्रिकोष्ठीय कैप्सूल, ये इसका फ्रूट है जिसके प्रत्येक कोष्ठक में एक बीज स्थित होता है। यानी कि इसका एक जो सीड है, 3 कोष्ठ हैं, 3 लॉक्यूल्स हैं, हर एक लॉक्यूल में एक सीड होगा, एक बीज होगा। अब हम आते हैं इसके कल्टीवेशन पे कि इसकी कल्टीवेशन कैसी होती है। तो चाय का जो प्रोपगेशन है वो सीड्स के थ्रू होता है। यानी बेसिकली चाय की खेती किसके द्वारा होती है? बीज के द्वारा। बीज को पौधशालाओं में अंकुरित करने के लिए 1 माह का समय लगता है, मतलब जो इसकी नर्सरीज हैं वहां पर इसकी बीज तैयार करने में 1 मंथ का टाइम लगता है। इन अंकुरित पादपों को 1 वर्ष पश्चात खेत में प्रतिरोपित करते हैं। इट मीन कि ये जो सीड्स जो बनाए हमने नर्सरीज में, 1 ईयर आफ्टर हम इसको अपने जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पे इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 3 से लेकर 4 वर्षों में पौधे की ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 मीटर होने पर काट छांट यानी प्रूनिंग के द्वारा पौधे की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर पर सीमित कर दी जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसकी प्लांट की लेंथ ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो हमें इसकी लेंथ को कम करके इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, जिसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और इस तरीके से इसकी जो लेंथ है वो 40 से लेके 50 सेंटीमीटर तक स्टोर की जाती है। ऊंचाई पर काट देने से उसमें शाखन यानी ब्रांचिंग में वृद्धि होती जाती है, ब्रांचेस बनती जाती हैं। और आफ्टर रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के बाद नई पत्तियों की तुड़ाई करके उनको एकत्र कर लिया जाता है। तो इस तरीके से चाय की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ टी की जाती है। अगर हम देखें कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है, कैसी उसको हैबिटाट, कैसी उसको क्लाइमेट मिलना चाहिए, तो जलवायु की बात करें हम बेसिकली कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो जलवायु में ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, गर्मी वाले जो प्रदेश हैं, एंड सब ट्रॉपिकल एरिया भी चल सकता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। हिली एरियाज, बेसिकली ये कौन से एरियाज में? प्लेन पे नहीं, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? हिली एरियाज में। तो आप ध्यान रखिए इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, हिली एरियाज के अंदर ये डेवलप की जाती है। अगर हम एनुअल रेन की बात करें कि बारिश इसको कितनी चाहिए, तो वार्षिक वर्षा की बात करने पर, एनुअल रेन की बात करने पर ये होगी आप चाय के लिए वार्षिक वर्षा। तो वार्षिक वर्षा में 150 से 160 सेंटीमीटर, 150 से 160 सेंटीमीटर जो बारिश वाले स्थान हैं वहां पर चाय की खेती आसानी से हो सकती है। अगर हम बेसिकली टेम्परेचर की बात करें कि तापक्रम यानी टेम्परेचर कितना चाहिए क्रॉप को डेवलप करने के लिए, तो बेसिकली जब हम तापमान पे आते हैं तो 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो चाय की खेती करने के लिए अनुकूल होता है। और बेसिकली हम सॉइल की बात करें कि मृदा यानी सॉइल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, तो वो सॉइल स्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए अम्लीय यानी एसिडिक। ये जो सॉइल होनी चाहिए ये अम्लीय होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। अगर बेसिकली इसकी पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो लगभग 4 से 6 के बीच में इसकी आनी चाहिए, 4 से 6, 4 से 6। तो हमने बात की एक तो इसकी जलवायु यानी कि क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, हिली एरियाज में डेवलप होती है। इसकी एनुअल रेन कितनी होनी चाहिए? 150 से लेके 160 सेंटीमीटर के जो एरियाज हैं वहाँ पर ये डेवलप हो सकती है। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसको एक्लेमेटाइज करेगा, वहाँ पे क्रॉप इजीली डेवलप होगी टी की। और अगर हम सॉइल की बेसिकली बात करें तो सॉइल जो है वो एसिडिक होनी चाहिए, जिसका पीएच रेंज जो है 4 to 6 के बीच में वेरी करेगा। और इसमें ऐसी जो सॉइल है उसमें जल निकासी का प्रबंध
यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वाटर को ड्रेन करने की सिस्टम पूरी प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। ह्यूमस जो है उसका अमाउंट भी बहुत लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि 4 से 5 साल बाद में पहली बार चाय की पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं नर्सरी से निकालने के बाद में, जो कि 10 वर्ष तक निरंतर की जा सकती हैं। 1 वर्ष में 3 से 4 बार इसकी तुड़ाई हो जाती है लीव्स की। एक तुड़ाई करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 40 से 50 किलोग्राम पत्तियां तोड़ता है और तरुण पत्तियों में उत्तम गुणवत्ता वाली चाय प्राप्त होती है, यानी कि जो नई नई लीव्स होती हैं, यंग एज की जो लीव्स होती हैं, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय हमें मिलती है। और इसमें जो है, जो इसकी फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। उसमें तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टैनिन ज़्यादा होते हैं, अल्कलॉइड्स ज़्यादा होते हैं। तो अब हम पत्तियों की स्थिति के आधार पर चाय को देखते हैं कि कौन कौन सी चाय की कैसी कैसी पत्तियां कितने कितने टैनिन को देंगी, टैनिन कितना मिलेगा हमें। तो जो सबसे पहले जो पत्तियां हैं जिनको हम कहते हैं शीर्षस्थ, यानी जो टिप्स पे लगी रहती हैं, शीर्षस्थ कलिकाएं जो सबसे टिप्स पे होती हैं, तो ये जो शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं इनसे हमें चाय कौन सी मिलती है, गोल्डन टिप्स, गोल्डन टिप्स। और इस गोल्डन टिप्स से हमें टैनिन कितना अमाउंट मिलता है, 28%। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम पर्ण यानी फर्स्ट जो लीव्स होती हैं शीर्षस्थ कलिकाओं के नीचे, इसको हम कहते हैं ऑरेंज पिकी, ऑरेंज पिकी। और ऑरेंज पिकी से हमें टैनिन सेम अमाउंट में यानी 28% ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड जो होगी, द्वितीय पर्ण जो होगी, प्रथम के नीचे वाली क्वालिटी की द्वितीय पर्ण, इससे इसको हम कह सकते हैं पिकी। और इससे हमें टैनिन कितना मिलेगा, टैनिन हमें इससे मिलेगा 21%। नेक्स्ट उसके बाद में तृतीय पर्ण यानी थर्ड जो लीव्स होंगी, तृतीय पर्ण, तो इसको हम जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं पिकी साउचोंग, पिकी साउचोंग। और पिकी साउचोंग से हमें कितने अमाउंट में जो है टैनिन मिलेगा, 18%। नेक्स्ट अगर हम चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ यानी चौथे क्रम की जो पत्तियां हैं वो कैसी चाय देंगी, तो चतुर्थ वाली जो पत्तियां हैं उनको हम कहेंगे पिकी साउचोंग। पिकी साउचोंग ऊपर वाले को बोला था, तृतीय को बोला था, इसको ओनली हम बोलेंगे साउचोंग। और साउचोंग लीव्स से हमें कितना परसेंट टैनिन मिलेगा, 14%, 14%। और सबसे जो लास्ट टाइप होता है लीव्स का, उसको हम कहते हैं पंचम, यानी 5वें प्रकार की जो सबसे नीचे क्वालिटी की जो पत्तियां होती हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्गो। और इसमें टैनिन नहीं मिलता है, टैनिन का अमाउंट इसमें बिल्कुल न के बराबर होता है, इसको हम कहेंगे कॉन्गो। तो इसमें नील करेंगे। चाय की प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ टी की बात करेंगे, किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। तो अगर हम कॉमर्शियल स्केल पे देखें तो चाय की जो ताज़ा पत्तियां हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। इस दौरान चाय की 4 किस्में तैयार होती हैं। तो अगर हम देखें तो चाय की 4 किस्में कौन कौन सी हैं, चाय की 4 किस्में हैं। पहली है ब्लैक टी, फर्स्ट है ब्लैक टी प्रोसेसिंग के बाद में। इसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, उसका शुष्कन यानी ड्राई किया जाता है, और ये जो है हाई क्वालिटी की यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय मानी जाती है ब्लैक टी। तो ये सबसे बेस्टेस्ट क्वालिटी की है, ध्यान रखिए आप, सबसे बेस्ट क्वालिटी की होगी ब्लैक टी। सेकंड जो इसकी जो वैरायटी बनेगी वो होती है ग्रीन टी। और ग्रीन टी की बात की जाए तो इसमें वेदरिंग करवाएंगे यानी पत्तियों को मुरझाएंगे, और उसके बाद में इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं होने के कारण ये काली नहीं पड़ती है, मतलब ये मुरझाती तो है बट इतनी ज़्यादा काली नहीं पड़ती, फ्रेश लीव्स रहती हैं। तो ग्रीन टी जो है इसमें वेदरिंग यानी मुरझाने और किण्वन की प्रोसेस नहीं होने के कारण, फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होने के कारण ये काली नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में उलोंग टी, थर्ड जो इसकी वैरायटी है वो है उलोंग टी।
और उलोंग टी के अंदर क्या होगा, ये सेमी फर्मेंटेड चाय है, इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी पर आधी फर्मेंटेशन होगी, ताइवान में तैयार होती है। तो ये बेसिकली कहाँ पर मिलेगी आपको, ताइवान में, और ये अमेरिका में प्रचलित चाय मानी जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि उलोंग टी जो है ताइवान में तैयार होती है, अमेरिका में इसका प्रचलन है। और लास्ट में जो सबसे लो क्वालिटी की जो चाय मानी जाती है उसको हम कहते हैं ब्रिक टी। और ये जो ब्रिक टी है इसमें प्रोसेसिंग जो है वो ब्लैक टी के समान ही होती है, परंतु इसमें चाय की चौथी और पांचवी जो लीव्स थी, जिसमें हमने देखा था साउचोंग और कोंगो, तो साउचोंग और कोंगो का इसमें मिक्सचर यूज़ किया जाता है और ये सबसे लो क्वालिटी की चाय मानी जाती है। तो मैंने आपके साथ में यहाँ पे 4 टाइप की किस्में डिस्कस की हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी एंड ब्रिक टी। अगर हम काली चाय की प्रोसेसिंग के ऊपर मेन फोकस करें कि जो ब्लैक टी है वो किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप्स आएंगे वो आएंगे कि हम इसमें लीव्स को क्या करेंगे, वाइदर करेंगे, यानी मुरझाने के प्रोसेस करेंगे, विदरिंग, यानी इसमें चाय की पत्तियों को मुरझा कर मुलायम किया जाएगा। पत्तियों में जो मौजूद है पानी उसका 78 से 80% घटकर मात्र कितना रह जाएगा, 50% तक। और फिर जो एयर कंडीशनड जो ड्राई जो रूम्स होते हैं वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्य 10 से 12 घंटों में संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है विदरिंग के बाद में, सेकंड स्टेप है रोलिंग। रोलिंग में क्या होगा, जो सूखी पत्तियां हैं उनको रोल कर करके उनका एक होमोजीनस पेस्ट बनाया जाएगा और सूखी मुलायम पत्तियों को रोलिंग मशीनों से निकालने पर इनमें मौजूद रस और एंजाइम्स जो हैं वो इन सेल्स से निकल के एक बिल्कुल होमोजीनस पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से रोलिंग की प्रोसेस होगी। और थर्ड की अगर हम बात करें उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो रोलिंग द्वारा हमने जो पेस्ट बनाया था, होमोजेनस पेस्ट बनाया था, उसका फर्मेंटेशन किया जाएगा। ये फर्मेंटेशन चैम्बर्स में होगा और इस चैम्बर की जो ह्यूमिडिटी है वो 90% और टेम्परेचर जो है वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल किया जाएगा। इसमें जो है लिड वाले वेसल्स होते हैं, ढक्कनदार बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें कि चाय के होमोजेनस पेस्ट को भरकर ढक दिया जाता है। चाय की पत्तियों में उपस्थित जो पॉलीफिनॉल्स हैं यानी कैटेचीन्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन द्वारा थियोफ्लेविन व थियारुबिजिन्स को निम्न रिएक्शंस के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि चाय की प्रोसेसिंग कौन सी रिएक्शंस के बेस पे होती है, तो इसमें हम देखेंगे कि चाय में पहले से ही क्या है, पॉलीफिनॉल है, पत्तियों में पहले से पॉलीफिनॉल है। और पॉलीफिनॉल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, कैटेचीन। कैटेचीन ये पत्तियों में पहले से ही होता है कैटेचीन। तो उसके बाद में हम कैटेचीन के ऊपर एक एंजाइम की प्रोसेसिंग करवाएंगे और वो एंजाइम कौन सा होगा, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा किसका, कैटेचीन का। और कैटेचीन का ऑक्सीडेशन करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक तो थियाफ्लेविन में, थियाफ्लेविन, और थियाफ्लेविन के साथ साथ में थियारुबिजिन्स, थियारुबिजिन्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने जो हमारी लीव्स थी टी की उसमें एक सब्सटेंस था कैटाचीन, उसके ऊपर एक एंजाइम की प्रोसेसिंग करवाई है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेजेज एंजाइम की, और इन्होंने इस कैटाचीन का ऑक्सीडेशन कर दिया है थियाफ्लेविन और थियारुबिन्स में। और इस रिएक्शन के द्वारा पत्तियों का जो पेस्ट है वो चमकदार रंग वाला हो जाता है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल यानी कि फ्रेग्रेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें, हमने बात की थी अभी तक हमने इसके पहले स्टेप्स देखे थे विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, और इसका फोर्थ जो स्टेप है वो कहलाएगा ड्राइंग यानी शुष्कन, ड्राई करेंगे इसको, लीव्स को। तो इसमें क्या करेंगे, फर्मेंटेशन के बाद में चाय के पेस्ट को ओवन में 90 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस पर, 90 से लेके 100 डिग्री, 90 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको ड्राई करेंगे और 20 मिनट्स तक इतनी गर्म हवाएं डाल के इसको सुखाएंगे। स्टील के बने अवन में पत्तियों के पेस्ट को भरकर नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाएगी ताकि सूखने के पश्चात चाय के पेस्ट में से चाय की पत्तियां और चाय के चूरे को अलग अलग किया जाए और उसको पैक करके
कॉमर्शियल स्केल पे बाहर बेचा जाए। पत्ती वाली चाय सबसे अच्छी मानी जाती है और चूरे वाली चाय निम्न स्तर की मानी जाती है। तो आई होप आपको प्रोसेसिंग क्लियर हुई होगी। अब हम प्रोसेसिंग के बाद में इसके जो केमिकल कंपोजिशन है चाय का उसको देख लेते हैं। तो सूखी जो चाय है उसकी पत्ती में लगभग 50% भाग तो जो ऐसा होता है वो जल में सॉल्युबल यानी पानी में सॉल्युबल होता है और 50% भाग ऐसा होता है जो पानी में अनसॉल्युबल होता है। तो हम अब यहाँ पे दो कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल, एक कैटेगरी तो है वाटर सॉल्युबल और दूसरी कैटेगरी हम लेंगे वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल तो वाटर सॉल्युबल में अगर हम देखें तो इसमें वाटर सॉल्युबल में क्या क्या आएंगे। वाटर सॉल्युबल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहला जो आएगा वो आएगा पॉलीफिनोलिक, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स। दूसरे आएंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तीसरे आएंगे शुगर्स और आफ्टर दैट ऑर्गेनिक एसिड्स। तो बस आपको याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं चाय के अंदर। पॉलीफिनोलिक एसिड्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और अगर हम बात करें वाटर इनसॉल्युबल की तो इसमें वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स हो सकते हैं, फाइबर। नेक्स्ट सेल्यूलोज हो सकता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। स्टार्च हो सकती है, स्टार्च। और लास्ट प्रोटीन्स हो सकते हैं कि जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन आपके सामने आ गया है टी का, कि चाय का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। चाय के जो विशेष प्रकार का स्वाद, रंग, गंध उसमें मौजूद 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। तो हम अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि चाय में जो ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्यों हैं। तो अगर हम बात करें चाय का स्वाद, सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं कि चाय के अंदर टेस्ट किस कारण से आता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट जो है इसमें टैनिन नाम का एक पॉलीफिनॉल होता है, उसी के कारण होता है टैनिन। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है चाय का स्वाद किस कारण से आता है, टैनिन के कारण। और टैनिन एक क्या है, पॉलीफिनॉल है, पॉलीफिनॉल। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें फ्रेग्रेंस की, इसके स्मेल की, तो इसका फ्रेग्रेंस क्यों आएगा। तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो होगा थियोल, जो एक वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल है, वाष्पशील जो पदार्थ है, वाष्पशील जो तेल है, वोलेटाइल जो एसेंशियल ऑयल है, थियोल, थियोल। इसके कारण इसमें जो है सुगंध आएगी। और ये क्या है, थियोल क्या है, वोलेटाइल यानी वाष्पशील, वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें उत्तेजक और रिफ्रेशिंग गुण, ये स्टिमुलेंट है, रिफ्रेश कर देती है इंसान को। तो किस वजह से इसमें रिफ्रेशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टिमुलेंट क्यों है, ये स्टिमुलेंट कैपेसिटी क्यों है इसके अंदर। तो जब हम देखते हैं स्टिमुलेंट क्यों है तो इसमें हमें दिखता है कि थीन एक सब्सटेंस है, थीन, थीन। दूसरा सब्सटेंस है कैफीन, पहला है थीन, दूसरा है कैफीन। और उसके बाद में है थियोफिलीन, थियोफिलीन। और ये जो 3 है, थीन, कैफीन, थियोफिलीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एल्कलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स। तो इन एल्केलॉइड्स के कारण ही इसमें जो है स्टिमुलेंट और जो रिफ्रेशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, थीन के कारण, कैफीन के कारण, थियोफिलीन के कारण। अगर हम इसके इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की बात करें कि टी की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं तो और किस तरीके से कहाँ पर इम्प्रूव की जाती हैं, तो भारत में चाय से संबंधित निम्न अनुसंधान संस्थान है जहाँ पर शोध और प्रयोग किए जाते रहते हैं। जो पहला तो है
गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म पालमपुर में। तो सबसे पहले की बात करें कहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंटल फार्म। ये कहाँ पर है? तो याद रखिए ये हमारे इंडिया में ही है, और इंडिया में भी कहाँ पर है? पालमपुर में। पालमपुर। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म पालमपुर। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट कहाँ पर है, वो है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है? ये है दुर्ग, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये है दुर्ग, और दुर्ग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड जो अनुसंधान केंद्र है हमारा भारत का, वो है टकलई प्रयोग स्टेशन आसाम। तो इसकी हम बात करें टकलई, TOCKLAI, टकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, और ये कहाँ पर है? आसाम में। आसाम। तो जो इंडियन चाय है आसाम व दार्जिलिंग चाय के नाम से भी पहचानी जाती है। और अगर हम फाइनली इसके बात करें यूजेस ऑफ टी की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो आपको पता है कि जो टी है वो स्टिमुलेंट बेवरेजेस के रूप में यूज़ की जाती है, तरोताज़ा होने के लिए ली जाती है, दूध के साथ में, शक्कर के साथ में, या बिना दूध के भी हम इसको ब्लैक टी के रूप में यूज़ करते हैं। और विद हैना, मेहंदी के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज मेहंदी के साथ में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो जो हमारे हेयर ग्रोथ है उसके लिए नरिशिंग सब्सटेंस के रूप में यूज़ की जाएगी। हेयर ऑयल में भी आजकल कई कंपनीज जो हैं वो ब्रांड बनाकर कोकोनट ऑयल के साथ में इसको मिक्स करके बेनिफिट ले रही है। और पॉट मटेरियल, अगर आपको किसी भी प्लांट की ग्रोथ करवानी है तो उसके पॉट में, उसके गमले में आप इसके चाय की पत्तियों को सुखाकर गमलों में डालते हैं, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। तो आई होप आज का टॉपिक जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमने चाय को कवर किया है, टी को कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कॉफ़ी को करेंगे कंटिन्यू। तो आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और सभी एस्पिरेंट को इसको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।